नमस्कार। ऑप्टिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट लेक्चर का लास्ट पोर्शन पिछली वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया था, उसको हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हम टॉपिक कर रहे थे वेव फ्रंट। तो एक बार समझते हैं कि वेव फ्रंट क्या है। हम बात कर रहे थे कि आपने तालाब में एक पत्थर डाला और पत्थर डालने से आपके मैक्सिमा और मिनिमा के इस तरीके से सर्कुलर पैटर्न बना वेव्स का, जिसमें ये मैक्सिमा मान लीजिए वेव का, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, फिर मिनिमा कहीं होगा। तो आप एक फिक्स डिस्टेंस, एक रेडियस आर डिस्टेंस का एक सर्कल मानिए, उस सर्कल पे जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं चारों तरफ, उनको आप ध्यान से देखेंगे तो जब मैंने पत्थर डाला और पत्थर से जो वेव क्रिएट हुई, उस वेव का मैक्सिमा इन सब पॉइंट्स पर एक साथ पहुंचेगा। और एक साथ पहुंचेगा इसका मतलब जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं सारे पार्टिकल एक साथ मैक्सिमा पे, एक साथ मिनिमा पे, इस तरीके से ऑसिलेटरी मोशन करेंगे। अगर वो एक साथ मैक्सिमा पे जा रहे हैं, एक साथ मिनिमा पे आ रहे हैं, तो इस ऑसिलेटरी मोशन के साथ एसोसिएटेड जो वेक्टर का सर्कुलर मोशन है, वो वेक्टर हर पॉइंट का वेक्टर एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे पॉइंट्स सेम फेज में होंगे। सेम फेज में कहने का मतलब ये है कि वो अपनी मीन पोजीशन से किसी भी गिवन टाइम टी पर एक सेम दूरी पर होंगे, एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मिनिमा, तो वो सारे सेम फेज में होंगे। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन होती है लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो यहां पर इन सब पॉइंट्स को जो मिला के जो शेप बन रही है वो सर्कुलर है, तो यहां पर हमारा वेव फ्रंट कहलाता है सर्कुलर वेव फ्रंट। अब यदि हम एक पानी की टंकी में एक इस तरीके से एक लट्ठी डाल दें तो आपकी वेव्स स्ट्रेट लाइन जैसी प्रोड्यूस होंगी। इस तरह की वेव्स अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा आपके जनरेट होंगे। यहां पर आप खुद सोचिए, अगर एक ऐसे एक टंकी है पानी की, उसमें लट्ठी डाल दी जाए तो उससे जो वेव्स जनरेट होंगे स्ट्रेट लाइन में होंगी, और उससे आप एक फिक्स डिस्टेंस डी पर यदि देखेंगे, इस लाइन पर सारे पार्टिकल वाटर के एक साथ मैक्सिमा पे आएंगे और एक साथ मिनिमा पे आएंगे। इसका मतलब वो सारे पार्टिकल्स सेम फेज में हैं, और लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स व्हिच आर इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो इस केस में आपका वेव फ्रंट बना है लीनियर वेव फ्रंट, यहां सर्कुलर वेव फ्रंट था। सिमिलरली अगर एक आप वाटर के टैंक के बल्क में जाके बीच में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो आपकी जो वेव्स बनेंगी वो स्फेरिकल बनेंगी और वेव फ्रंट आपके स्फेरिकल होंगे। तो इस तरीके से हमने वेव फ्रंट को समझा। पिछली क्लास को मिला के और आज का शुरुआती हिस्सा मिला के हमने वेव्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको बहुत ही डिटेल में समझा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का बेसिकली मतलब होता है एडिशन ऑफ वेव्स, या इसी को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, एडिशन ऑफ वेव्स और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स सेम चीज है, कुछ अलग अलग बात नहीं है। तो एडिशन ऑफ वेव का क्या मतलब हम ये समझते हैं। आप मान लीजिए आपने तालाब में दो पत्थर डाले, S1 और S2 पॉइंट पर दो पत्थर डाले। कोई एक पॉइंट आपने इनके बीचों बीच परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई एक पॉइंट P ले लिया। उस P पॉइंट पर आपने एक थर्मोकोल शीट का छोटा सा टुकड़ा काट के रख दिया। अब मान लीजिए आप सिर्फ S1 पॉइंट पर वेव क्रिएट करते, तो S1 के कारण जो वेव आती और P पॉइंट से पास होती, P पॉइंट पर रखी थर्मोकोल शीट अपने आप ऑसिलेट करती रहती। अगर S2 सिर्फ अकेली होती, S2 वेव के कारण भी आपका पार्टिकल जो P पॉइंट पर है, जो थर्मोकोल का टुकड़ा है, वो ऑसिलेट करता। अब आप ये मान लीजिए
कि मैंने दोनों पॉइंट्स पर पत्थर एक साथ डाले, तो जो P पॉइंट पर थर्मोकोल शीट है उसका मोशन कैसा होगा, इस बारे में हमें स्टडी करनी है। तो वन वेव के कारण आप मान लीजिए y1 डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ। y1 डिस्टरबेंस का मतलब है कि अपनी मीन पोजीशन से थर्मोकोल शीट y डिस्टेंस ऊपर या नीचे है, ये इस y1 का मतलब हुआ। सिमिलरली S2 के कारण एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा y2, तो जो नेट डिस्टरबेंस होगा आप मान लीजिए कि मैं इसको, ये तो जो हमने ऐसे तालाब माना है और वेव्स क्रिएट होंगे तो पार्टिकल P ऐसे ऑसिलेट करेगा। अब मान लीजिए मैं तालाब ऐसे मान लूं और P पॉइंट पर थर्मोकोल शीट है, उसका मोशन ऐसे ऐसे होगा। आप मान लीजिए फर्स्ट वेव के कारण इतना डिस्टरबेंस होना था और 2 के कारण ये आपका y1 और 2 के कारण इतना होना था, तो दोनों के कारण कितना होगा y1 प्लस y2, मीन पोजीशन से वो इतना ऊपर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी पार्टिकल की डिस्टरबेंस को देखना है और वो डिस्टरबेंस यदि दो वेव्स के कारण हो रही है, तो एक के कारण जो डिस्टरबेंस हुई और दूसरे के कारण जो हुई, दोनों को मैं यदि ऐड कर दूं तो मुझे मीन लेवल से उसका डिस्टरबेंस कितना है ये पता लग जाएगा। अब यहां पर y1 और y2 को ऐड करने के लिए पहले हमें y1 पता होना चाहिए। y1 क्या है, y1 मीन पोजीशन से फर्स्ट वेव के कारण जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हुआ वो है। इसको एक लिखने का तरीका है a sin kx माइनस ओमेगा टी। कोई भी वेव इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है। अब यहां पर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर मैंने बिल्कुल इक्वल वेट के पत्थर, इक्वल शेप के पत्थर एक साथ डाले हैं, तो यहां पर जो वेव्स क्रिएट होंगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होंगी। तो इसका मतलब उन वेव्स का k, ओमेगा और a सब सेम होंगे। तो y2 के कारण जो वेव बनेगी a sin kx माइनस ओमेगा टी, इस तरीके से यहां भी वेव बनेगी। पिछली क्लास में हमने वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ा, मैं एक बार फिर बता देता हूं। वेव इक्वेशन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, आप मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, अगर किसी लोकेशन x पर और टाइम t पर मुझे किसी पार्टिकल की मीन पोजीशन से डिस्टरबेंस निकालनी है, तो मैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर यदि x और t पुट कर दूं तो मीन पोजीशन से डिस्टरबेंस y निकल आती है। तो मुझे y निकालनी है तो मुझे इस सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा, y1 निकालना है तो, और y2 निकालना है तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। दोनों सेम क्यों है, दोनों सेम वेव इसलिए है कि यहां पर सेम वेट के पत्थर डाले गए हैं और सेम तरह की, जानबूझकर सेम तरह की वेव्स को प्रोड्यूस किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, P पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है S1 और S2 के। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, आपकी लोकेशन फिक्स हो गई, जिस पॉइंट पर हमें पार्टिकल का ऑसिलेशन देखना है वो पॉइंट P है, मतलब लोकेशन फिक्स है। लोकेशन फिक्स है इसका मतलब kx इज फिक्स। आप kx को 0 भी मान सकते हो, कुछ और भी मान सकते हो। मैं अपनी सहूलियत के लिए kx को π/2 मान रहा हूं। π/2 मानने से ये हो जाएगा a sin π/2 माइनस ओमेगा टी, जिसको मैं लिख सकता हूं a cos ओमेगा टी, सिमिलरली a cos ओमेगा टी। और मुझे यदि नेट डिस्टरबेंस निकालनी है y1 तो मैं करूंगा y1 प्लस y2 इक्वल टू 2a cos ओमेगा टी। अब ध्यान से देखिए आप, P पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकली लोकेटेड है S1 और S2 से। कहने का मतलब क्या हुआ, 1 और 2 पे जो वेव क्रिएट होंगी वो एक साथ पॉइंट P पर पहुंचेंगी। अगर एक साथ पहुंचेंगी तो दोनों के कारण जो पार्टिकल है वो एक साथ मैक्सिमा पे आना चाहेगा और एक साथ मिनिमा पे आना चाहेगा, तो दोनों की डिस्टरबेंस डायरेक्टली ऐड हो गई, a cos ओमेगा टी
a cos ओमेगा टी 2 cos ओमेगा टी। तो एक साथ जुड़ रही है दोनों की जो डिस्टर्बेंसेस हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात यहां पर आप ये बताइए, क्या S1P पाथ S1P और पाथ S2P में कुछ डिफरेंस है? कहने का मतलब S1P लेंथ और S2P लेंथ कोई अलग अलग है या सेम है? अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है तो ये दोनों सेम है, तो मैं कहूंगा कि पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज 0 इन दिस केस। एक बात तो ये हो गई। पाथ डिफरेंस क्या है? जो आपकी वेव्स क्रिएट करने का सोर्स है उनका डिस्टेंस जिस पॉइंट पर हम डिस्टरबेंस निकालना चाहते हैं उससे सेम है। P पॉइंट से S1 और S2 की दूरी सेम है, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस, जो हमारे यहां पे 0 है। अब आप एक बात और बताइए, हमने जब ये कहा कि दोनों के कारण वेव एक साथ पहुंचेंगी तो जो पार्टिकल ओसिलेट कर रहा है, ओसिलेशन वाले पार्टिकल का फेज दोनों वेव के कारण सेम होगा। कहने का मतलब है अगर वन वेव के कारण ये मैक्सिमम पे जाना चाहिए तो S2 के कारण मैक्सिमम पे जाना चाहिए। तो जो फेज है दोनों वेव के कारण वो सेम होंगे, तो यहां पे फेज डिफरेंस भी नहीं है। फेज डिफरेंस इज डेल्टा फाई इक्वल टू 0। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बात और होती है इंटेंसिटी। अगर मुझे कोई एक वेव गिवन है, उसका एक टाइम डिपेंडेंट पार्ट है और एक टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट है। टाइम इंडिपेंडेंट पार्ट को मैं एम्पलीट्यूड बोलता हूं और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी होता है। तो यहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी 4a²। ये आपकी इंटेंसिटी है, या इसको मैं बोलूं 4I0। I इज 4I0। I0 क्या है? जो इंडिविजुअल वेव के कारण, सिर्फ एक वेव के कारण इंटेंसिटी क्या होती? I0 इक्वल टू a²। तो a² को मैंने I0 बोल दिया और दोनों को मिला के जो इंटेंसिटी आ रही है 4I0 है। तो कुल मिला के आपने 2-3 पॉइंट यहां पे समझे कि दोनों वेव्स के कारण डिस्टरबेंस होता है उसको ऐड कैसे करते हैं, ऐड होने के बाद इंटेंसिटी क्या होती है, पाथ डिफरेंस क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। ये सब बातें हमने तब डिस्कस की जब P आपका सिमेट्रिक है S1 और S2 से। अगर सिमेट्रिक ना हो तब क्या हो, तो नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट केस को एक बार हल्का सा रिवाइंड कर लेते हैं। 2 पॉइंट हैं S1 S2। केस नंबर 1 है आपका ये पॉइंट P है जहां पर वेव आपकी पहुंच रही है और S1P इज इक्वल्स टू S2P। पाथ डिफरेंस डेल्टा x आपका 0 है। y1 आपका क्या है? y1 वैसे तो a sin kx माइनस ओमेगा टी होना चाहिए था, लेकिन kx को मैंने π/2 बोल दिया बिकॉज लोकेशन इज फिक्स, तो ये a cos ओमेगा टी हो गया। सिमिलरली y2 भी a cos ओमेगा टी हो गया। दोनों को ऐड किया y1 प्लस y2, तो ये हो गया 2a cos ओमेगा टी। इंटेंसिटी हो गई मेरी 4a² या 4I0। इंटेंसिटी पता है मुझे नेट वेव पता है, पाथ डिफरेंस पता है और फेज डिफरेंस पता है। फेज डिफरेंस का मतलब आप समझ रहे हैं ना? फेज डिफरेंस का मतलब ये है कि दोनों वेव्स के कारण जो इंडिविजुअल मोशन पार्टिकल का होना चाहिए था
उसमें पार्टिकल का फेज दोनों में सेम रहता है, इसलिए फेज डिफरेंस यहां पे 0 है। नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जहां पर S1 और S2 और जिस पॉइंट पर हम डिस्टरबेंस को स्टडी करना चाहते हैं वो पॉइंट Q है। पहले P था, अब Q है। Q पॉइंट पर अब पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक पॉइंट पर लोकेटेड नहीं है। तो मान लीजिए S2 पर जो वेव क्रिएट हुई वो 2 वेव क्रिएट हुई हैं, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने पे आपकी 2 वेव्स क्रिएट हो गई। सिमिलरली अगर S1 S2 की बात करें, यहां से एक वेव यहां पहुंची है, यहां पे एक यहां तक और एक आगे तक, 2 वेव पहुंच गई हैं। कहने का मतलब है पाथ डिफरेंस की अगर आप बात करोगे डेल्टा x S2q माइनस S1q इज इक्वल्स टू लैम्डा। यहां पे पाथ डिफरेंस आपका लैम्डा का है, यहां पे पाथ डिफरेंस आपका 0 था। तो इस केस में आपके दोनों मैक्सिमा एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, दोनों वेव्स को ऐड कैसे करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होंगे, इस बारे में हम स्टडी करते हैं। तो आप एक बात तो पहले मुझे ये बताइए, जैसे कि अगर एक रस्सी का एक सिरा दीवार से बांध दिया गया है, इस पार्टिकल को मैं ऑसिलेट करता हूं, पहले ऊपर फिर नीचे और फिर ऊपर, यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब वो ऊपर जाएगा तो वो रिपीट करेगा। एक साइकिल जब इसने कंप्लीट किया तो ये कुछ ऐसी वेव जनरेट कर देगा, मतलब एक साइकिल इक्वल टू 1 वेव, मतलब 1 वेवलेंथ। अगर इस ऑसिलेटरी मोशन के करस्पॉन्डिंग मैं एक सर्कुलर मोशन कंसिडर करूं जो हमने कल किया था, तो एक वेक्टर रोटेट करता है ओमेगा से। जैसे ये पार्टिकल यहां जाएगा, आपका ये वेक्टर यहां आ जाएगा, इसका मतलब ये कुछ एंगल ट्रेवल कर लेगा और इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पे वही आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। ये पार्टिकल जब ऊपर आएगा तो ये वेक्टर और ऊपर आ जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट इसका प्रोजेक्शन इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये पार्टिकल जब यहां से यहां तक जाएगा तो ये वेक्टर घूम के यहां आ जाएगा, ये पॉइंट जब वापस यहां आएगा तो वेक्टर घूम के यहां आ जाएगा, ये पॉइंट जब नीचे जाएगा तो वेक्टर यहां आ जाएगा और ये जब वापस यहां आएगा तो वेक्टर यहां आ जाएगा। इसका मतलब जब पार्टिकल के ऑसिलेटरी मोशन का एक साइकिल कंप्लीट होता है तो एक वेव जनरेट होती है और आपका जो सर्कुलर मोशन का वेक्टर है वो 2 पाई एंगल कवर करता है। ये तीनों बात आपको याद रखनी है, इस बात को आगे समझने के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये बताइए आप मुझे कि पहले S1 वाली वेव Q पर पहुंचेगी या S2 वाली? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि S1 नजदीक है S2 से, तो पहले S1 पर क्रिएट हुई वेव Q पर पहुंचेगी। अब जब तक इसका पहला सिरा वेव का Q पर पहुंचा तब तक S2 वाली वेव यहां तक पहुंची होगी। इसका मतलब जब इसकी एक वेव आगे निकल जाएगी, S1 से जनरेट होने वाली एक वेव आगे निकल जाएगी और दूसरी Q पर पहुंचेगी, तब इसके कारण 2 जनरेट हुई वेव Q तक पहुंचेंगी। तो कहने का मतलब ये है S1 वाली वेव के कारण मोशन पहले स्टार्ट होगा पार्टिकल का। तो जैसे ही S1 वाली वेव Q पर पहुंची, पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देगा और वो कंप्लीट एक साइकिल कर लेगा। उसके बाद सेकंड वेव वहां पर जस्ट पहुंचेगी। तो इसका मतलब फर्स्ट वेव के कारण जो आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है वो हमेशा सेकंड वाले से 2 पाई एंगल एक्स्ट्रा कवर करेगा। आई थिंक इट इज प्रेटी क्लियर कि जो S1 के कारण वेक्टर घुमा है वो हमेशा 2 पाई एक्स्ट्रा घूमेगा क्योंकि उसने घूमना पहले स्टार्ट किया है। तो जब हम वेव इक्वेशन लिखेंगे y1 और y2,
तो यहां पर y2 को लिखते हैं a cos ओमेगा t, और पहले वाले के कारण हमेशा एंगल एक्स्ट्रा ट्रेवल होगा। कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल होगा? 2 पाई, क्योंकि एक साइकिल के करस्पॉन्डिंग जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है। तो फर्स्ट ने जो एंगल कवर किया वो पहले की तुलना में हमेशा 2 पाई एक्स्ट्रा होगा। और जब भी आप 2 पाई ऐड करते हैं किसी भी कोसाइन में, तो वो वैसे का वैसा a cos ओमेगा t रहता है। अब नेट आप ऐड करेंगे y को, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 इक्वल टू 2a cos ओमेगा t। क्लियर है? तो इसको ऐड करने पे ये मिला, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? इंटेंसिटी इज 4a स्क्वेयर, दैट इज 4i0। ये आपकी इंटेंसिटी हो गई। इसके अलावा एक बात और रह गई, फेज डिफरेंस। कि फेज डिफरेंस क्या होगा? फेज डिफरेंस है, ये वेक्टर मान लीजिए S1 वेव के कारण है, तो S1 वेव के कारण जो वेक्टर है, जब वो एक एंगल रोटेट कर चुका होगा, तब यहीं से S2 एंगल उसके साथ साथ रोटेट करना शुरू करेगा। इसका मतलब आपका एंगल S1 वेव वाला एंगल जो है वो हमेशा 2 पाई एक्स्ट्रा रहेगा। इसका मतलब फेज हमेशा 2 पाई एक्स्ट्रा रहेगा। तो यहां पर जो फेज डिफरेंस है वेव 1 और वेव 2 के कारण, वो 2 पाई का रहेगा। इसको सिमिलरली हम उसी फॉर्म में लिख लेते हैं जैसे कि फर्स्ट को लिखा हुआ है। ये सारा डायग्राम हमारा सिर्फ समझने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये, हमेशा आपको ध्यान रखना है। यहां पर डेल्टा एक्स हमने लिख दिया, y1 यहां पर होता है a cos ओमेगा t प्लस 2 पाई, y2 इक्वल टू a cos ओमेगा t। ये आपका वापस वैसा ही हो गया, a cos ओमेगा t। y आपने निकाल लिया कितना? 2a cos ओमेगा t। इंटेंसिटी आपने निकाल ली 4i0। इंटेंसिटी, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन, और आपका पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, ये बातें आपने यहां से कैलकुलेट कर ली। अब डिस्कस करते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में जो आपके पाथ डिफरेंस है वो पहले वाले दो केसों से अलग होगा। यहां पर मान लीजिए S1 पॉइंट है और यहां पर S2 पॉइंट है। कोई पॉइंट यहां पर आप कंसिडर कीजिए जिसको मैंने नाम दिया है PQR, R पॉइंट है। R की दूरी इस तरीके से है कि S1 से वो लैम्डा a की वेवलेंथ की दूरी पे है, और जो S2 है वहां से वो एक वेवलेंथ प्लस हाफ वेवलेंथ 1.5 वेवलेंथ है। मतलब S2R इज 1.5 वेवलेंथ, दिस इज 1 वेवलेंथ, दिस इज हाफ वेवलेंथ, और S1R इज 1 वेवलेंथ। तो यहां पे जो डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पे पाथ डिफरेंस ये। अब इस केस में भी सिमिलर तरीके से हम करेंगे। पहले किसकी वेव पहुंचेगी? S1 की वेव पहुंचेगी, और S1 की वेव पहले पहुंचेगी तो पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू करेगा ड्यू टू S1। अब आप मान लीजिए जब S1 की आधी वेव आगे निकल चुकी होगी, मतलब S1 के कारण भी 1.5 वेव बन गई, उसकी हाफ आगे है और एक पॉइंट R पर जस्ट पहुंची है, उस समय पे आपका सेकेंड वेव यहां पे जस्ट पहुंचेगी। इसका मतलब S1 हाफ वेव पहले ही कंप्लीट कर चुका है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? P पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो S1 के कारण यहां से यहां तक आएगा,
तो उसके कारण हाफ वेव जनरेट हो चुकी होगी, और हाफ वेव जनरेट हो चुकी होगी उसके करस्पॉन्डिंग आप सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो आपका जो एंगल है वो ये यहां से यहां गया है, तो आपका एंगल यहां से घूम के वापस यहां आएगा, तो ये पाई एंगल ट्रेवल कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका S1 है, S1 वाला वेक्टर हमेशा पाई एंगल एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा। अगर ये बात हमें पता है तो वेव इक्वेशन को लिखना आसान हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए, आप ट्राई करेंगे तो ये y1 और y2 हमारा रहेगा a cos ओमेगा t, और ये हो जाएगा a cos ओमेगा t प्लस पाई, क्योंकि ये पाई एंगल रोटेट कर चुका है पहले ही। अगर आप कोस में पाई ऐड करेंगे तो इट विल बी नेगेटिव, तो माइनस ए कोस ओमेगा टी, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब y1 y2 ये इसका नेगेटिव है, ऐड करेंगे तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 दैट इज इक्वल टू 0, इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू 0। पाथ डिफरेंस आपका कितना था, लैम्डा बाय 2। फेज डिफरेंस कितना हुआ, फेज डिफरेंस यहां से दिख रहा है आपको कि हमेशा वो उससे पाई एंगल एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगा, तो यहां पर जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, दिस इज इक्वल्स टू पाई। अब तीनों को आप कंपेयर करो, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1, 2, 3 में हो क्या रहा है, फर्स्ट केस में तो S1P भी लैम्डा के बराबर है, एक वेवलेंथ क्रिएट हो रही है, S2P भी, पाथ डिफरेंस 0 है। इसका मतलब दोनों पॉइंट से P पॉइंट पर वेव्स एक साथ पहुंच रही हैं, एक साथ मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, उनकी वेव इक्वेशन डायरेक्टली ऐड हो गई और उनके कारण जो पार्टिकल है वो 2 गुना ऊपर चला गया। सेकंड केस में पाथ डिफरेंस 0 नहीं है, लेकिन वो लैम्डा है। लैम्डा का मतलब क्या हुआ, आप ऐसा मानिए कि पहली एक पूरी वेव निकल चुकी है, S1 के कारण एक वेव पूरी आगे निकल चुकी है, और एक वेव के बाद वेव अपने फॉर्म को रिपीट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो आगे निकल गई और जब सेकंड वेव यहां पे टच करी है, तो आप ये मान सकते हो कि जस्ट वो पहले वेव की तरह ही बिहेव करेगी, क्योंकि उसका फॉर्म बिल्कुल वैसा ही है। तो उसको आप ये मान सकते हैं कि उसका पहला पॉइंट ही यहां पे अभी टकराया है और उसी टाइम पे सेकंड के कारण भी टकराएगा। इसका मतलब दोनों को आप क्यू पॉइंट पर ये मान सकते हो कि दोनों वेव्स एक साथ पहुंची हैं। अगर एक साथ पहुंची है तो उनका मैक्सिमा और मिनिमा एक साथ आएगा और दोनों डायरेक्टली ऐड होके आपके पार्टिकल के डिस्टर्बेंस को डबल कर देंगे, 2a cos ओमेगा टी, इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में आपका पाथ डिफरेंस ना तो 0 है और ना लैम्डा है, लैम्डा बाय 2 है। लैम्डा बाय 2 होने के कारण क्या हुआ, अब ऐसा मानिए कि आप कोई पॉइंट R है, एक वेव का मैक्सिमा उसके सबसे पहले पहुंचता है, मान लीजिए आप ये मैक्सिमा है, ये आपकी कंप्लीट एक वेव है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी कंप्लीट वेव है। आप ये मानिए कि R पॉइंट पे सबसे पहले मैक्सिमा पहुंचता है, तो मैक्सिमा पहुंचेगा, किसका पहुंचेगा, S1 का पहले पहुंचेगा। S1 का मैक्सिमा पहुंचा, लेकिन जब वो वेव आगे चली जाएगी, यहां चली जाएगी S1 वाली वेव, तब आपकी S2 वाली वेव आएगी और S2 वाली वेव का स्टार्टिंग जब R पॉइंट पे आएगा तो मैक्सिमा ही आएगा, क्योंकि हमने ये माना है कि वेव हमने इस तरीके से जनरेट करी है कि स्टार्टिंग पॉइंट मैक्सिमा का टच करता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लीजिए आप S2 के कारण मैक्सिमा का टच किया, लेकिन उस इतने ही टाइम में S1 वाली वेव आगे जा चुकी होगी, मैक्सिमा की जगह मिनिमा आ चुका होगा, क्योंकि हाफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 वेवलेंथ एक्स्ट्रा है, तो वो आगे ट्रेवल करी हुई, तो 1 के कारण मिनिमा और 2 के कारण मैक्सिमा आ गया,
प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस का जीरो हो जाएगा, इंटेंसिटी आपकी जीरो हो जाएगी। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ ग्रेटर डिटेल। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हमारा पाथ डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, फेज डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आप यहीं से सीख जाएंगे जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अगर आपकी दो वेव्स के कारण जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रही है वो सेम फेज में है या सेम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर रही है, जैसे यहां पर दोनों वेव्स एक साथ मैक्सिमा प्रोड्यूस कर रहे थे, एक साथ मिनिमा, तो ऐसे केस में दोनों वेव्स ऐड हो जाती हैं। यहां भी सिमिलर तरीके से हुआ। तो जहां पे ऐसा होता है डेल्टा एक्स 0 डेल्टा फाई 0, तो आपका सेम फेज में है सब कुछ, या फिर डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई, इस केस में भी सेम फेज में था, दोनों वेव्स के मैक्सिमा एक साथ आते हैं, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो जनरल कंडीशन होती है वो होती है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लेमडा, n इज इंटीजर। अगर आपका डिस्टेंस s1q s2q अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा है, कहने का मतलब लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा इस तरीके से है, तो आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दोनों का मैक्सिमा एक साथ आएगा। कैसे? अगर ये लेमडा आगे था तो एक वेवलेंथ आगे निकल गई, अगर 2 लेमडा होता तो पहले के कारण 2 वेवलेंथ आगे निकल गई होती, लेकिन एक वेवलेंथ 2 वेवलेंथ या 3 वेवलेंथ आगे निकलने के बाद जो नया सिरा वेव का टकराता है वो ऐसा ही होता है कि मानो नई वेव टकरा रही हो, कि उसका फर्स्ट पॉइंट ही टकरा रहा हो। इसका मतलब फर्स्ट का भी फर्स्ट पॉइंट टकरा रहा है और सेकंड का भी फर्स्ट पॉइंट टकरा रहा है, तो दोनों सेम फेज में हो गए, तो वो एक साथ मैक्सिमा और मिनिमा पे जाते हैं। तो ये आपका हो गया डेल्टा एक्स। अच्छा, इससे पहले पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप निकाल देते हैं। जैसे यहां पे देखो, अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस कितना हुआ 2 पाई। अगर पाथ डिफरेंस 1 यूनिट है तो फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लेमडा। अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। ये आपका हो जाएगा फेज डिफरेंस डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स का रिलेशनशिप 2 पाई बाय लेमडा इनटू डेल्टा एक्स होता है। कहने का मतलब है अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पाथ डिफरेंस यदि 0 है तो डेल्टा एक्स 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। डेल्टा एक्स इज 0 तो फेज डिफरेंस भी 0। अगर डेल्टा एक्स लेमडा हो जाएगा तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, फेज डिफरेंस विल बी 2 पाई, दिस इज 2 पाई। तो आप इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिटवीन पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। तो यहां पर इसको हम यूज करेंगे, यहां पे आप ऊपर लिख सकते हैं इसको, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये हमने निकाल लिया। तो यहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कितनी, एन लेमडा। लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई। ये आपको याद रखना है, ये सारी चीज किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आपकी क्या है, ये आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है कि आपकी दोनों वेव्स सेम फेज में ऐड हो रही हैं, दोनों को हम जोड़ के डिस्टरबेंस डबल हो रहा है एक तरीके से।
अगर बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो थर्ड केस जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जहां पे दो डिस्टर्बेंस आपस में कैंसल आउट करके नेट रिजल्ट जीरो दे रही है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर डेल्टा एक्स आपका होता है n प्लस हाफ लेमडा, वेयर n इज इंटीजर, तो आपका n जीरो पुट करोगे तो लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, इस तरीके से आपका पाथ डिफरेंस होगा। और फेज डिफरेंस निकालना चाहो डेल्टा फाई, डेल्टा फाई आपका क्या होता है, डेल्टा एक्स में 2 पाई बाई लेमडा मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा कट जाएगा, 2n प्लस 1 पाई, ओड मल्टीपल ऑफ पाई, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे हमने वहां समझ लिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों ऐड हो रहे हैं, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में वो ऐसा क्या हो रहा है कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं। अब देखो सेकंड जो वेव है वो या तो लेमडा ज्यादा होगी, या 3 लेमडा बाई 2 ज्यादा होगी, या 3 बाई 2 लेमडा ज्यादा होगी, 5 बाई 2 लेमडा ज्यादा होगी। हम फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं लेमडा का। जब इस फर्स्ट के कारण अगर लेमडा बाई 2 आगे चला गया, इसका मतलब जो पहला पॉइंट टकराया था एट पॉइंट आर ड्यू टू वेव 1, वो मैक्सिमा मान लेते हैं। अगर मैक्सिमा था वो पहला और लेमडा बाई 2 वेव आगे जानी है, तो अब नेगेटिव मतलब मिनिमा आ जाएगा वहां पे। तो फर्स्ट वेव के कारण इस पॉइंट पे मिनिमा है, और इसी पॉइंट पे सेकंड वेव का पहला पॉइंट टकराएगा जो कि मैक्सिमा था। तो एक का मैक्सिमा और एक का मिनिमा आता है, इसलिए वो कैंसिल आउट कर देते हैं और नेट रिजल्ट आपका जीरो होता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हमने काफी डिटेल में किया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अभी एक बात छूट गई हमारी, वो ये है कि ये तो हमने सिर्फ तब की बात की जब या तो पाथ डिफरेंस लेमडा का मल्टीपल हो, या फिर लेमडा बाई 2, 3 बाई 2 लेमडा, 5 बाई 2 लेमडा, इस तरीके से हो। इनके कहीं बीच में भी तो हो सकता है कि जो दो वेव्स हैं उनका पाथ डिफरेंस ना तो लेमडा है और ना लेमडा बाई 2 है। तो एक जनरल केस में दो वेव्स को कैसे ऐड करेंगे, कहने का मतलब ये हुआ S1 और S2 अगर दो पॉइंट हैं और पॉइंट P यहां का पाथ डिफरेंस रैंडम है, जिसके कारण पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कहें, फेज डिफरेंस फाई है। फेज डिफरेंस को हमने फाई मान लिया। अगर वेव इक्वेशन लिखेंगे ड्यू टू y1 ड्यू टू y2, तो y2 के कारण यदि a cos ओमेगा t है, तो फर्स्ट के कारण a cos ओमेगा t प्लस फाई होगा, क्योंकि पहले के कारण पार्टिकल पहले ऑसिलेट करना शुरू करेगा, उसके कारण वो एक्स्ट्रा एंगल हमेशा ट्रेवल करेगा, और पाथ फेज डिफरेंस फाई है तो ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अगर मुझे y निकालना है नेट, तो y1 प्लस y2 ऐड करना पड़ेगा, a cos ओमेगा t प्लस फाई cos ओमेगा t, फॉर्मूला लगेगा cos c प्लस cos d का। इस तरीके से मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, a cos ओमेगा t, ए आप कॉमन निकाल लीजिए cos c प्लस cos d, फॉर्मूला इज 2 cos c प्लस d बाई 2। c प्लस d बाई 2 का मतलब है ओमेगा t प्लस ओमेगा t, 2 ओमेगा t हो जाएगा प्लस 5 बाई 2 cos c माइनस c माइनस d बाई 2, c माइनस d, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल होगा और आपका 5 बच जाएगा, 5 बाई 2 cos 5 बाई 2। तो ये आपका हो गया 2a cos 5 बाई 2
कोस ओमेगा टी प्लस 5/, यह आपकी नेट वेव इक्वेशन हो गई। अभी हमने बात की थी कि जो टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता है वो आपके पार्टिकल के डिस्टर्बेंस को चेंज करता है, और जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ये टाइम डिपेंडेंट जो फंक्शन होता है वो आपके पॉइंट की डिस्टर्बेंस को चेंज करता है। जो टाइम इंडिपेंडेंट होता है वो आपका एम्पलीट्यूड होता है, और जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो इंटेंसिटी इस केस में निकल कर आ गई I इक्वल टू 4a स्क्वेयर कोस स्क्वेयर 5/2। तो यदि आपको जनरल केस गिवन है, ये नहीं बताया गया कि पाथ डिफरेंस कितना है, रैंडम फेज डिफरेंस आपने 5 माना, दो वेव्स को ऐड किया, मैथमेटिकली सोल्व किया, तो आपकी इंटेंसिटी निकल कर आई वो। अगर आप इसको 4a स्क्वायर है, अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हो ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है, तो आप अभी जो हमने केस डिस्कस किया उसमें पहला केस देखिए। पहला केस क्या था? पहला केस था जिसमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0 था। अगर फेज डिफरेंस 0 था तो फाई 0 है, फाई 0 कोस 0 1, तो इंटेंसिटी 4a स्क्वायर यही आई थी। अब थर्ड केस डिस्कस करो। डेल्टा एक्स आपका λ/2 था, λ/2 था तो आपका फेज डिफरेंस हो गया पाई। अब फाई की जगह हम पाई पुट करो और पाई/2 हो जाएगा, एंड कोस पाई/2 इज 0, तो आपकी इंटेंसिटी यहां पे आ जाएगी 0। तो इंटेंसिटी निकालने का ये जनरल फॉर्मूला है आपका, फेज डिफरेंस कितना भी हो आप इस फॉर्मूले को यूज करके इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो आज की क्लास में हमने दो वेव्स को ऐड कैसे करते हैं, पाथ डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, वो कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा एंड फेज डिफरेंस इक्वल टू 2n पाई। और आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, पाथ डिफरेंस इज n प्लस हाफ लैम्डा, और आपका फेज डिफरेंस कितना होता है 2n प्लस 1 पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको याद रखना है। इसके बाद लास्ट में आपका आता है कि दो वेव्स जिनका की फेज डिफरेंस फाई है, जनरल फेज डिफरेंस है, उनको हम कैसे ऐड करेंगे, उसकी इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ये हमने डिराइव किया। वेव्स क्या होती हैं, वेव्स को ऐड क्या करते हैं, ये दो बातें हमने 2 लेक्चर्स में सीखी। तीसरे लेक्चर में हम YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।